ठीक है भाई, अब रिकॉर्डिंग चल रही है, बाकी यहाँ का आगे का काट दूंगा। हाँ, जिसके पास ना देखो कम रैम है, रैम जिसके पास 4 GB रैम चल रही है, या फिर ऐसा किसी के पास पीसी में थोड़ा कम रैम है हाँ ना, तो उसके लिए ये हाँ। कंसोल है कि वो ऑनलाइन अपना प्रैक्टिस करने के लिए ये यूज़ कर सकता है अमेज़ोन के वेब सर्वर से। ठीक AWS है। कंसोल करके कंसोल लॉगिन गूगल पे डालना। ठीक है, जैसे इस मैनेजमेंट कंसोल पे अपना लॉगिन ले लेना। पहले क्रेडेंशियल में क्रेडिट कार्ड लगेगा, 1 रुपये पहले स्टार्टिंग में कटेंगे और उसके बाद वो वापस आ जाएंगे अगले दिन या 2 दिन में। ठीक है, उसका कोई चार्जेस नहीं है, और जो बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही यूज़ करना, उसके अलावा ज़्यादा यूज़ करोगे तो सीन ये दिक्कत आएगी कि पैसे कट जाएंगे। तो जितना बता रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए स्टार्टिंग पैसे में। हाँ, प्रैक्टिस पैसे करने। वैसे नहीं दूंगा, पहले बता रहा हूँ। अब भाई वो देख, मैं जितना बता रहा हूँ उस फॉलो करेगा तो भाई पैसे वैसे कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस होती रहेगी, 1 साल तक प्रैक्टिस करता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, साइन इन करना है, और या तो क्रिएट, अगर किसी का अकाउंट है ऑलरेडी तो साइन इन कर लेना, नहीं तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना। क्रिएट अकाउंट में स्टेप है नॉर्मली जो भी है, दिखाया था एक बार, इंटरनेट का इशू। नीचे ये जा रहा है न्यू AWS साइन अप करने के लिए। पहले अपनी ईमेल आईडी बता देना इसे, जैसे कि अभिषेक, मैं डाल देता हूँ इसमें। ये बना लेना, ठीक है, अपना अपना, जिसे जिसके पास रैम कम है या ऐसा कुछ भी है। अच्छा, ये वाली मेरी मेल आईडी ऑलरेडी एसोसिएटेड है ना, इसलिए मना कर रहा है। एक मिनट रुक जा, किसी की मेल आईडी बता, अक्षय अपनी मेल आईडी बताइए एक बार। अक्षय, सुन रहा है, आवाज़ आ रही है? हाँ, अबे मेरी मत डाल, मैं वो बता रहा हूँ। एक ईमेल आईडी वो डाल दे। बता बता। नो फ्यूरी 84 क्या क्या? मुझे व्हाट्सअप कर, या तो एन ओ व्हाट्सअप कर, नो व्हाट्सअप एक बार। फ्यूरी। अबे लिखना नो फ्यूरी। एन स्पेलिंग करता एन डबल ओ बी रहे, NOOB। बी एफ यू आर वाई। क्या SQ? एफ यू आर वाई फ्यूरी भाई, फ्यूरी। आर वाई FURY 84@gmail.com। 84 @ अबे तो तेरे उसमें लॉगिन हो जाएगा भाई। अरे तसल्ली रखना। एल एल नहीं लगा, एल नहीं लगाया भाई, जी में ही हो गया वो। कहाँ एल नहीं लगा है? जीमेल में। पहले तेरी गलती यहीं से देख लूंगा। तो पकड़ना। ओ भाई, ओ भाई ऐसे काम करेगा क्या भाई, ओ भाई। भाई अक्षय के अकाउंट से पैसे कट जाने चाहिए। अबे ओए, अगर मेरे इससे कुछ भी हुआ, वो वो एक्चुअली किस पे है, अभिषेक। नेता मतलब नहीं, AKSH। भाई। चैंपियन बन रहा है। हाँ भाई ठीक है। भाई डेबिट कार्ड नंबर ले ले। मेरे को तो कोई मेल नहीं आया, हम तो क्या ही है। बस सबमिट तो करने दे, वेरिफिकेशन तो हो जाने दे। वेरिफिकेशन कोड दे के तेरे पास आया होगा। देखता हूँ, चेक करता हूँ इसको। तब तक मैं दूसरे तरीके से भी दिखा देता हूँ। जो लोकल पे मशीन पे अगर यूज़ करना चाहता है, जिसको AWS पे नहीं करना है, उसके लिए मैं ये दूसरा 75 लिंक। 12 74। क्या 70 12? अबे 75 12 74। 75 12 74।
ये क्या है भाई? पासवर्ड मुझे बताओ देखिए। भाई आज के टॉपिक क्या है भाई? टॉपिक क्या है आज का? आज का टॉपिक यही है, AWS सर्वर में कैसे घुसा जाए और इसके थ्रू कैसे प्रैक्टिस की जाए। पहला टॉपिक यही है कि AWS के थ्रू आप लोग अगर रैम कम है तो उसको कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है, उसके थ्रू प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो। जैसे अपने मोबाइल से भी अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है तो उसके थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास कंसोल लेके करना है तो तुम उसको पुट्टी के थ्रू कंसोल लेके AWS के सर्वर से उसके थ्रू भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर अपने मशीन में मतलब अपने लोकल मशीन में रैम कम है और उसका इंस्टॉलेशन नहीं कर पाते हो तो, और जिसके पास रैम इनफ है तो वो अपने लोकल मशीन में भी कर सकता है। AWS अकाउंट बना के करने की जरूरत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और एक और बात सुन, हम्म। पासवर्ड मेरे पास आ जाना चाहिए, वो भी पर्सनल उस पे। लास्ट स्टेप तू ही पूरा करेगा अपने पास से एंड से, ठीक है। मैं ये अभी हाँ, सिर्फ मैं वो कैसे कर स्टेप दूंगा? दिखा रहा हूँ। अच्छा, क्रेडिट कार्ड, जब मैं यूज करना चाहूंगा तब ना? हाँ क्योंकि अभी क्रेडिट कार्ड लगाना पड़ेगा ना, क्रेडिट कार्ड नहीं है, मैं वो स्टेप वो छोड़ दूंगा ना। अब वो क्रेडिट क्रेडिट कार्ड नहीं लगा रहा मैं। हम्म, कोई बात नहीं, तो एक काम करियो, तू अभिषेक को 8 रुपए दे दियो, वो अपना क्रेडिट कार्ड लगा देगा। हाँ फिर ठीक है, मैं 100 रुपये ले लूंगा, 2 रुपये ले लियो चल, एक क्रेडिट कार्ड लगाने का। अबे क्या है ये, पासवर्ड नहीं ले रहा। थर्ड पार्टी थ्रू दिस लीक, थर्ड पार्टी प्लीज ट्राई द डिफरेंट हाँ भाई ये वो तो जो भाई, है अबे वो क्या पासवर्ड डाला तो तूने ना। ठीक है। अब ये पासवर्ड यहाँ पे इस तरीके से डाल के आगे प्रोसेस करते हैं। अच्छा, फ्री अब 6 मंथ कर दी गया है। मेरे को लगा भाई हम लेंगे तो फ्री प्लान, पेड वाला क्यों लें? ठीक है। अब वहाँ पे पेड वाला नहीं ले रहे, हम फ्री वाला ले रहे हैं 6 मंथ का, ठीक है। 6 मंथ का ये हो चुका है, पहले 1 साल का था, अब 6 महीने के लिए हो गया ये। साइन अप ठीक फॉर है। द अब ये। हाँ, पहले 1 साल का था, हाँ हमारी पहले। बारी में साले अभिषेक, 6 मंथ मुझे का। मुझे एक बात पूछनी है भाई। हम्म। वो क्या? जो स्टोरेज मतलब तू स्टोरेज ले रहा था, वो वीडियो एंड फोटो सेव करने के लिए, वो भी यहीं से ले एड्रेस रहा मेरा था? डाल तू। एक और आया। ये देखो बोला पीछे से ट्रेन में बैठे बैठे, यहाँ पे देख, ये क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी है, तो अगर डेबिट कार्ड तुम्हारे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अलाउ है तो ही डेबिट कार्ड यूज़ करना, तू अपना क्रेडिट कार्ड नहीं डाल तो दे। क्रेडिट तू कार्ड अपना अपना ही क्रेडिट कार्ड डालना। डाल दे। तू अपना लगा दे, कोई मेरा ही दिक्कत नहीं। क्रेडिट कार्ड बना, मैं अभी लॉगिन करके दे रहा हूँ ना तुम लोगों को, ठीक है। अच्छा ठीक है, क्रेडिट कार्ड लगाने के बाद क्या होगा? वेरीफाई करेगा, तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से 1 रुपये पेमेंट कटेगी और उसके बाद पैन कार्ड मांगेगा, ठीक है। ये दिख रहा है ना, डू यू हैव ए पैन कार्ड, पैन कार्ड का हाँ नंबर बोलो मांगेगा भाई। मेरा, ठीक है। पैन कार्ड का नंबर डालना तुम्हें उसमें। और उसके बाद जब तुम्हारा हो जाएगा ना ये लॉगिन, लॉगिन होने के बाद साइन अप आएगा, साइन अप करने के बाद कंसोल कैसा दिखेगा मैं वो दिखा देता हूँ एक बार। तो तूने कर रखा है ना, मतलब अपना क्रेडिट कार्ड लगा के? हाँ मैंने कर रखा है। है नेता। तो फिर यही अकाउंट यूज करेंगे हम अपना। बेटा पैसे कट जाएंगे, एक इंस्टांस से ज़्यादा अगर तुम बनाओगे ना तो उसके अंदर चार्जेस है, ठीक है। अच्छा, तो ये भी आ मतलब मैं रहा एक इंस्टेंस से बनाऊंगा मैं? कितना चार्जेस है? ये मतलब उसका चार्जेस तुम्हारा पे टू, मतलब जितना तुम यूज़ करोगे उसके हिसाब से चार्जेस है। मेरा यहाँ पे अक्षय के नाम से जगह भी इतना लॉगिन, दिखा। ये भी अरे मेरा अक्षय के भाई नाम उठा से भी रखा। लॉगिन हो गया है। वहाँ पे बस क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स वगैरह डालने के आ रहा था, मैं अभी लॉग आउट करके अब मैं अपना लॉगिन ले लेता हूँ एक बार। डाल ले, लॉगिन ले लो भाई। इसको एक बार लास्ट में करते हैं, पहले मैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस बता देता हूँ कि कैसे करना है, ताकि अजय बाल्टी भाई हाँ वो वाला। फ्री हो जाए, है ना। मैं पहले इंस्टॉलेशन प्रोसेस बता देता हूँ कि लाइनक्स की इंस्टॉलेशन प्रोसेस कैसे करनी है।
देखो भाई VMware है, VMware के अंदर तुम्हारे को अगर इंस्टॉलेशन प्रोसेस लगाना है और लाइनक्स इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में कैसे कैसे फॉलो करना है वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो एक नई वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है। उसके अंदर जो कल कल जो लास्ट वीडियो में स्टेप्स बताए थे कि भाई रैम चाहिए और ये सब जो कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे वो ज़रूरी है यहाँ पे समझना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ISO दे रहा हूँ RHEL 8.5। ये 8.5 ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा 8.5 की के ही जो प्रोसेस बता रहा हूँ वो उसी में इंस्टॉल होगा। वो 9 हो 10 हो, चाहे RHEL का 7th वर्जन हो, चाहे कोई सा ही वर्जन हो, उसके अंदर वो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस सेम ही रहेगा। उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं है। जो मैं प्रोसेस बताऊंगा सबके अंदर सेम प्रोसेस आएगा। स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम वही है। अब इसको मैं पहले नहीं दूंगा क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ से सिलेक्शन दूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा इंस्टॉल कर देगा। तो मैं इसको बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम दूंगा और मैं इसको अपने हिसाब से इंस्टॉल करना चाहता हूँ। तो आई वॉज इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर पे, ठीक है। लाइनक्स मशीन में सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैं RHEL बेस्ड मशीन को दे रहा हूँ एक बार के लिए, ठीक है। RHEL बेस्ड मशीन में यूज़ कर रहा हूँ। नाम यही रहने देते हैं। ब्राउज़र मेरा जहाँ पे पाथ रखना है, जो पाथ की थी ना, जहाँ पे स्टोरेज है तुम्हारे पास, C ड्राइव में अगर ज़्यादा स्टोरेज है तो C ड्राइव में पाथ रख लो। D ड्राइव में ज़्यादा स्टोरेज है तो अपने D ड्राइव का पाथ यहाँ पे प्रोवाइड करा देना, ठीक है। जहाँ पे तुम्हारा पाथ होगा वहाँ पे तुम्हारा डेटा स्टोर होगा और वहीं से तुम्हारा एग्जीक्यूशन होगा उस VMware का। यहाँ से कोर वगैरह, जो प्रोसेसर का कोर वगैरह था वो सिलेक्शन था, जो लास्ट टाइम समझाया था उसका यही है। नेक्स्ट करते हैं, रैम दे देते हैं। रैम अभी मेरी मशीन में सिर्फ एक ही वो चल रही है तो मैं 4 GB लेके चल रहा हूँ। नेक्स्ट करते हैं। नेटिंग करना है, ब्रिजिंग करना है, वो कॉन्सेप्ट तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, ठीक है। इसको भी समझाया था, लॉजिक कैसे था। NV रैम, SATA और SCSI क्या लेना है वो देख लो, ठीक है। अब इसके कजी अंदर कजी थी ना हमारी तो। ज़रूरी नहीं है, SCSI भी ले सकते हो और SATA भी ले सकते हो, ठीक है। अब मैं SATA पे लेकर के प्रोसेस कर रहा हूँ। क्रिएट वर्चुअल डिस्क लेके चल रहा हूँ। वर्चुअल डिस्क कितने GB की है? 20 GB ही लेके चल रहा हूँ। अगर मुझे ज़्यादा चाहिए स्पेस तो ज़्यादा लेके चल सकता हूँ, और जिस तरीके से पार्टीशनिंग करनी है मैं उस हिसाब से स्पेसिंग दूंगा इसको। सिंगल वॉल्यूम में क्रिएट करके आगे प्रोसेस कर रहे हैं। रेड हैट का इसको प्रोसेस लेके चल रहे हैं। ये जो रेड हैट का मतलब ये डिस्क इस नाम से स्टोर होगी आपकी, ठीक है। जो हमने 20 GB का स्टोरेज दिया है, हम जब उसके अंदर देखेंगे फाइल के अंदर तो वो इसकी हार्ड ड्राइव क्रिएट कर रहा है इस VMDK के नाम से। ये तुम्हारी समरी है। इसके बाद हम फिनिश करते हैं इसे। अब यहाँ पर तुमने देख लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम डिस्क अटैच कराएंगे। हम अपनी ISO जो हम लोगों ने डाउनलोड करी थी लास्ट टाइम की, ISO RHEL की साइट से अगर डाउनलोड करी है तो RHEL की साइट से ISO निकाला, 9 है 8 है या जो भी वर्जन तुम्हारा चल रहा है वो यूज़ कर लो। CD के अंदर हम लोग जाएंगे और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि हमारी जो RHEL की ISO उसको अटैच कराएंगे। जैसे हम लोग नॉर्मल PC के अंदर CD डालते हैं और वैसे ही हम लोग यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं। हम लोग एक तरह से CD लगा रहे हैं मशीन के अंदर, वर्चुअली CD लगा रहे हैं एक तरह से। यहाँ पे हम लोग ISO सिलेक्शन देंगे, ब्राउज़ कराएंगे। ब्राउज़ करा के जहाँ पे मेरी ISO पड़ी है, जैसे मेरे पास उबंटू अगर डालनी है उबंटू लगाऊंगा, RHEL डालनी है मैं RHEL बेस में करूँगा। तो RHEL अभी हम लोग इंस्टॉलेशन प्रोसेस समझ रहे हैं तो RHEL बेस लेके यूज़ करके चल रहे हैं। ओपन करके ओके कर देना है, ठीक है। इसके अंदर एक बूट लोडर होता है। बूट लोडर मैंने समझाया था कि बूट सीक्वेंसेस कैसे फॉलो करना है, ठीक है। वो उसको देखना है तो यहाँ पे तुम्हें 1 मिनट फ्रीमवेयर का ऑप्शन होगा। अभी हाईलाइट नहीं हो रहा, यहाँ था शायद, ठीक है। अभी इसको ऑन करता हूँ। अभी मशीन ऑन हो रही है VMware के ऊपर। अभी कुछ नहीं करना, यहाँ पे चलने दो। अब ये प्रोसेस आ गया। अब यहाँ पे दो तीन प्रोसेसेस समझने वाली बात है। मैं इसको एक बड़ा कर देता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पे 2-3 प्रोसेसेस समझने वाली बात है कि पहला ऑप्शन है इंस्टॉल रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। इस पर क्लिक करूँगा तो ये डायरेक्टली इंस्टॉलेशन प्रोसेस को लगाना चालू कर देगा। इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। टेस्ट मीडिया, मेरे पास अगर कोई ISO ऑलरेडी इंस्टॉल है मेरी मशीन के अंदर तो मैं टेस्ट मीडिया करके उसको इंस्टॉल करूँगा, और उसके अंदर कुछ बग्स वगैरह फिक्सिंग करनी है तो मेरे को इस प्रोसेस के साथ चलना है। अगर मेरे पास RHEL मशीन में कुछ और इश्यूज आ जाते हैं, RHEL मशीन मेरी डाउन हो गई है, किसी वजह से बैठ गई है, तो उसके लिए एक ट्रबल शूटिंग ऑप्शन दिया गया है मेरे को कि मैं ISO अटैच करूँगा और मैं अपने सिंगल यूज़र मोड में लॉगिन ले करके अपनी ISO के टास्क को परफॉर्म कर सकता हूँ, अपनी चीज़ को ठीक कर सकता हूँ। ट्रबल शूटिंग मोड के अंदर भी कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं।
रेडिट बेसिक ग्राफिकल मोड के अंदर ओपन करना है तो फिर ट्रबल शूटिंग मोड जो तुम्हें मिलेगा वो ग्राफिकल बेस मिलेगा। रेस्क्यू मोड में क्या है, इसके अंदर इंटरनेट नहीं मिलेगा, बिना इंटरनेट चलेगा। ये जब हम रन लेवल पढ़ेंगे, जब आगे हम जाकर के रन लेवल पढ़ेंगे कि रन लेवल क्या होता है, तब उसके अंदर कॉन्सेप्ट आएगा कि सिंगल यूज़र मोड और ग्राफिकल यूज़र मोड कौन से रन लेवल पे आता है। तो रेस्क्यू मोड के अंदर तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो रेस्क्यू मोड बिना विदाउट इंटरनेट आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि आप अपनी आर्चल मशीन को ट्रबल शूट कर सको। ट्रबल शूट इन द सेंस जैसे उसके अंदर कोई चीज़ फट गई है या कुछ चीज़ आपको टास्क परफॉर्म करना है या कोई एंट्री हटानी है या कुछ चीज़ चेंजेस करने हैं, तो आप रेस्क्यू मोड में जाके आप रन कर सकते हो। बाकी अदर ऑप्शंस आपको एक बार इंटरनेट पे जाके देख लेना। बाकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे हम लोग चलते हैं। पहला ऑप्शन हम लोग सेलेक्ट करके लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब ये प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है लाइनक्स का। थोड़ा टाइम लेगा लेकिन अभी इसका प्रोसेस अभी स्टार्ट हो जाएगा। आवाज नहीं आ रही कुछ। क्या इस पे आवाज़ नहीं आएगी भाई? ये प्रोसेस चल रहा है नॉर्मल, ये बैकएंड का प्रोसेस है। ये जो लोड कर रहा है ना, ये कर्नल लोड कर रहा है, ठीक है। कर्नल वगैरह का कॉन्सेप्ट जब बूट लोडर हम पढ़ेंगे ना, तो बूट लोडर में ये कर्नल आएगा कि कर्नल क्या होता है, ठीक है। कर्नल लोड कर रहा है स्टार्टेड। देखो इसमें देखो टारगेट्स डिफाइंड हो रहे हैं, बेसिक टारगेट्स हैं, टारगेट कर्नल CLI। कर्नल तो वही हो गया जो हम पुट्टी में अपडेट मारते हैं, कर्नल लेवल ओएस लेवल ही तो हो गया वो। नहीं, कर्नल लेवल थोड़ा अलग है। जब कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे ना, जब स्टेप के साथ, तब समझ में आया कर्नल लेवल क्या होता है। फिर उसका भी समझेंगे कि क्यों कैसे प्रोसेस करता है बूट लोडर स्टेप बाय स्टेप। मतलब इसका अलग है और जो पुट्टी का करते हैं वो अलग है। पुट्टी का क्या करते हो? पर पुट्टी का कर्नल क्या कह रहा है, मैं बताएगा, बस क्यों समझाएगा। अभी हमारे में 7.1 था, अब 7.2 चल रहा है। क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि अगर हम ये डेटाबेस का जो वर्जन है 11.5 चाहिए ना, अगर हमें 11 पे जाना है तो हमें कर्नल लेवल जो है वो 7.2 होना चाहिए वो मिनिमम। तो वो हमने वर्जन है इधर वो। भी सुन सुन सुन, वो वर्जन है। कर्नल क्या है, उस वर्जन का पार्ट है, ठीक है। समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं? मेरे को तो बताया था कि कर्नल या ओएस वर्जन है, बात सेम ही होती है। कर्नल ओएस लेवल मतलब सेम नहीं होता यार। देख पैकेजेस होते हैं, देख अगर तू वर्जन अपग्रेड कर रहा है तो उसके साथ साथ सिर्फ कर्नल अपग्रेड नहीं होता, पैकेजेस भी अपग्रेड होते हैं, कुछ हाँ आरपीएम्स वही अपग्रेड बात होते है हैं, नए वो। नए पैकेजेस अपग्रेड होते हैं कर्नल के साथ हाँ। साथ। हम्म। हाँ, तो ये अलग कॉन्सेप्ट है। जब अभी आरपीएम्स पढ़ेगा ना, आरपीएम पैचिंग वगैरह अगर कल को तुम पढ़ते हो, तो पैचिंग हाँ। के कॉन्सेप्ट में ये फॉलो होगा। जब पूरा का पूरा ओएस अपग्रेड होगा ना, ओएस अपग्रेड के साथ साथ उसकी सारे के सारे जो प्रीवियस वर्जन के जो आरपीएम्स होते हैं ना, वो न्यू वर्जन के आरपीएम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, नया वर्जन हो जाएगा। जैसे 6.1 चल रहा है तो 6.7 में अपग्रेड कर रहे हो तो उसके 7.1 के हिसाब से अपग्रेड होगा सारा पैकेजेस। अच्छा, समझा? हाँ। आरपीएम अभी पढ़ाया थोड़ी है आरपीएम। हाँ, ये बाद में पढ़ाएंगे ना, ये तो बीच में घुसा रहा है ना कर्नल को, तो उसके हिसाब से समझा रहा हूँ कि वो सारे का सारा पैकेज है, बंच ऑफ पैकेज है वो सारा का सारा। और कर्नल तेरा बूटिंग प्रोसेस का एक पार्ट है। ठीक है। कितना टाइम लेता है मिनिमम? थोड़ा टाइम लेता है भाई ये। अच्छा, नहीं पनवेल जाना था मुझे।
भाई एक चीज पूछते हैं मुझे, बताओ। जो शेल स्क्रिप्टिंग बैश स्क्रिप्टिंग जो तू बोलता रहता है वो मतलब वो एकदम अलग टॉपिक है, वो लिनक्स में आता है। वो स्क्रिप्टिंग टूल, स्क्रिप्टिंग पार्ट है, मतलब एक डिफरेंट पार्ट है स्क्रिप्टिंग का, ऑटोमेशन कह सकते हो, ऑटोमेशन का पार्ट है। जब कोई टास्क तुम्हें ईजियर बनाना है, जब कोई टास्क तुम्हें शॉर्टेड फ्रेम में कंप्लीट करना है, ठीक है, तो वो स्क्रिप्टिंग के थ्रू हो जाएगा काम तो तुम्हारा। भाई सूरज ने अभी ये बात छेड़ ही दी है, तो भाई मेरी एक रिक्वेस्ट है बोलो। कि भाई पहले स्क्रिप्टिंग ही सिखा दे यार भाई, सच बताऊं तो। अरे भाई स्क्रिप्टिंग सीखोगे पहले, उसके लिए देख सुन, अगर स्क्रिप्टिंग सीखनी है तो पहले कमांड पता होनी चाहिए। तो स्क्रिप्टिंग कमाल पता है। स्क्रिप्टिंग बड़ा टॉपिक नहीं है, मैं पहले ये बता देता हूँ तुम्हें। स्क्रिप्टिंग क्या है, सिर्फ तभी तो बोल रहा हूँ तुम्हारा लॉजिक स्क्रिप्टिंग है। पहले सिखा दे। सुन ले। हाँ। इसी में ही थोड़ा बहुत मैं हाईलाइट समझा दूंगा, जब ये चलता रहेगा ना तो इसी बीच में मैं एक बार टॉपिक ऐड कर दूंगा उसको। लेकिन स्क्रिप्टिंग सिर्फ लॉजिक है, लॉजिक के बेस पे ही काम करता है, ठीक है। हाँ। और उसके अंदर मेन काम है तुम्हारा कमांड्स, जो तुम अभी इसमें सब कुछ सीखोगे ना, जिसके ऊपर तुम चलाने वाले हो, वो कमांड्स मेजर करती है तुम लोग को कितनी कमांड्स पता है। हाँ। समझा? जितनी ज़्यादा कमांड पता होगी उतनी बेटर स्क्रिप्ट लिख पाओगे। हाँ, वही है, सही सही तो बात है। एक हाँ, लास्ट चीज जो स्क्रिप्टिंग में मतलब कमांड्स वगैरह चलती हैं वो लिनक्स की चलती हैं या स्क्रिप्टिंग ज़रूरी की अलग नहीं। होती है? स्क्रिप्टिंग क्या है? स्क्रिप्टिंग क्या है तुम्हारा, देखो बैकएंड है। बैकएंड में मतलब तुम्हारे पास, तुम पाइथन कोड लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो स्क्रिप्ट के अंदर। तुम चाहो स्क्रिप्ट के थ्रू तुम एनसीबल कोड लिखना चाहते हो तो एनसीबल लिख लो, ठीक है। तुम चाहे बैश लिखना चाहते हो बैश लिख लो, पर्ल लिखना चाहते हो पर्ल लिख लो, तुम रूबी रूबी की लैंग्वेज में लिखना चाहते हो रूबी लैंग्वेज लिख लो, ठीक है। ये सब स्क्रिप्टिंग की लैंग्वेजेस है, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। एक स्क्रिप्टिंग तुम बोल रहे हो, ठीक है। बैश स्क्रिप्टिंग एक वर्ड है डिफाइन करने के लिए, रूबी स्क्रिप्टिंग एक वर्ड है डिफाइन करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं स्क्रिप्टिंग के लिए, ऑटोमेशन के लिए। अब यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, पहला स्टेप है लैंग्वेज मांगेगा, तुम्हें अपनी लैंग्वेज देनी है, क्या क्या सिलेक्ट करना है, ठीक है। हाँ भाई, इंडिया। कनाडा दे दूंगा। कनाडा। दे दे कनाडा। भाई, लैंग्वेज तेरे को समझ में आ जाएगी नेक्स्ट के ऑप्शन में, अरे तो फिर कनाडा में कनाडा। आधी तो पंजाबी होगी जी, तुस्सी क्या कर रहे होगी। तो लिखी भी तो ऐसे ही मिलेगी शायद ये। ये अरे यार ठीक है। हरियाणवी गले हरियाणवी। ये क्या है? लगता है रैम थोड़ी और बढ़ानी चाहिए थी मुझे इसकी, 4 GB में काम थोड़ा स्लो हो रहा ओकेलाइजेशन क्या होता है भाई, ये ओकेलाइजेशन? है। होटलाइजेशन कहाँ आ रहा है? अबे भाई लोकलाइजेशन अभी खुलेगा, लोकलाइजेशन है वो। अच्छा। अरे भाई पूरा ही नहीं दिखाई दे रहा मुझे तो ओकेलाइजेशन। तसल्ली तो रख ले, वो खुला थोड़ी था। अभी अभी तक एक चीज और, जैसे अभी तूने इसमें बोला मुझे इसकी रैम बढ़ानी चाहिए थी, ये हाँ, तुझे कैसे पता चला कि रैम बढ़ानी चाहिए थी तो इसकी स्लो और? हो रहा है, मेरी मशीन थोड़ी स्लो हो रही है, देख मेरी मशीन थोड़ी स्लो हो रही है, तो मेरे को थोड़ा सा एनालाइज है कि भाई मुझे रैम थोड़ा इंक्रीज करूंगा तो इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट रैम तो कॉन्सेप्ट। तूने कहा था 4 GB फ्री है अभी फिलहाल, मेरे पास तो 4 ही दूंगा। नहीं, मेरे पास तो भाई 8-10 GB भी फ्री है, मेरे 12 GB फ्री है मेरे पास इस टाइम पे। तूने तो भाई 16 कर रखी है, जिसके पास 16 है नहीं उसकी। हाँ, तो वो उसके लिए कॉन्सेप्ट बताया, तो AWS का कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे ना, लास्ट में भी मैं उसको कॉन्सेप्ट को लेके आऊँगा ना इन्वायरमेंट में। तो उस जिसके पास 16 GB नहीं है, जिसके पास 4 GB है, वो सिर्फ पुट्टी के लिए थ्रू पुट्टी पुट्टी अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेगा, और वो कंसोल ले लेगा सिर्फ AWS का, और ओके। वहाँ से प्रैक्टिस हो सकती है तुम्हारी। अब इसके अंदर देखो ठीक ये है। जो कुछ ऑप्शंस है। हेलो, क्या आवाज़, कोई कोई कुछ कह रहा है क्या? आवाज़ कट रही है किसकी? हाँ, मैं कह रहा हूँ एक चीज और बस कि इसमें कोई स्टैंडर्ड है कि मतलब 4 GB रैम रखेंगे तो ओके चलेगा, 6 GB रखेंगे तो ओके चलेगा, या अपने सिस्टम पे ही ऑर्डर देखो, करना 2 GB रैम CLI में मैंने तुम्हें बताया था कि अगर तुम CLI बेस इंस्टॉलेशन कर रहे हो, यहाँ दिखा देता हूँ तुम्हें सॉफ्टवेयर सिलेक्शन में, ये सर्वर विद GUI अगर तुम सेलेक्ट कर रहे हो, तो मेरा सजेशन है कि 4 GB से ज़्यादा रैम रखना, ठीक है। नहीं तो जैसे मेरा भी मशीन थोड़ी बहुत स्लो हो रही है, दिख रही है तुम लोगों को, इतनी स्लो तो थोड़ी बहुत चलेगी 4 GB रैम में, तुम अगर इस पर्टिकुलर मशीन को 4 GB दे रहे हो तो, ठीक है। मिनिमल इंस्टॉलेशन होता है CLI बेस्ड इंस्टॉलेशन। अगर तुम जो पुट्टी से काम करते हो, जैसा पुट्टी पे लॉगिन लेते हो ना तुम लोग, वैसे ही कंसोल मिल जाएगा, और सिर्फ कमांड कमांड खेलना है विदाउट माउस, कर्सर पॉइंटर नहीं आएगा उसके अंदर, ठीक है। मिनिमल इंस्टॉलेशन में CLI बेस्ड इंस्टॉलेशन कहते हैं उसे, ठीक है। अभी पहला GUI बेस्ड इंस्टॉलेशन लेके चलना है, तो वो लेके चल रहे हैं कि ताकि ग्राफिकली कैसे इंस्टॉल करना, कैसा दिखता है वो दिख जाएगा। उसके बाद में मिनिमल इंस्टॉलेशन को भी देखेंगे। अब इसके अंदर पहला है लैंग्वेज, जो हमने को वहाँ इंडिया सेलेक्ट करी थी, वो अगर चेंज करनी है तो इस पर सेलेक्ट क्लिक करके तुम चेंज कर सकते हो पहले ऑप्शन में, ठीक है।
सेकंड में है लैंग्वेज सपोर्ट, कौन सा लैंग्वेज सपोर्ट कर रहा है, इसके अंदर भी तुम क्लिक करके चेंजेस कर सकते हो दोबारा से, जहाँ पे अगर तुमने बाय मिस्टेक गलत और लैंग्वेज ले ली हो तो। ठीक है। टाइम जोन मतलब तुम्हारी मशीन का डेट एंड टाइम क्या सेट होगा वो डिफाइन करता है। अभी ये देखो यहाँ पे अमेरिकन के हिसाब से चल रहा है, मुझे इंडिया कोलकाता चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ऊपर एशिया कोलकाता ये आ गया नेटवर्क टाइम जोन। ठीक है, ओके कर दूंगा, मेरे इसके हिसाब से टाइम जोन सेट हो जाएगा जो मेरा टाइम जोन आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे अगर तुम्हारा रेडिट की तरफ से कोई सब्सक्रिप्शन ले रखा है तुमने, रेडिट की तरफ से कोई सब्सक्रिप्शन है, तो यूज़र आईडी पासवर्ड तुम यहाँ मेंशन करोगे, अपना अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा तुम्हारा एज पर उसके रिक्वायरमेंट में। अभी ये नॉट रजिस्टर्ड कह रहा है क्योंकि भाई ये अकाउंट में कोई रजिस्ट्री है नहीं। अभी ज़रूरी नहीं है कि इसको एट द इंस्टॉलेशन टाइम ही एक्टिव करना है, ये तुम बाद में भी इंस्टॉलेशन कर सकते हो। एक कमांड होती है सब्सक्रिप्शन मैनेजर रजिस्टर करके, उस कमांड के थ्रू तुम बाद में भी रजिस्टर कर सकते हो इसको। और ये क्यों ज़रूरी है सब्सक्रिप्शन भाई, अगर तुम्हारा कोई फ्यूचर में कुछ ऐसा सपोर्ट चाहिए, कोई तुम्हारा बग वगैरह आ जाता है, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए इसके सब्सक्रिप्शन लेते हैं हम लोग रेडिट से, या फिर तुम्हारा जो भी ऑथराइज कंपनियां होती है, जैसे उबंटू अगर इंस्टॉल कर रहे हो तो उसका जो मेन सपोर्ट टीम होंगी उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा उसके सपोर्ट के लिए। ठीक है, और उसका रजिस्ट्री यहाँ पे डलेगा। इंस्टॉलेशन सोर्स क्या है, इंस्टॉलेशन सोर्स जो हमने सीडी मीडिया यूज़ करी थी ना, सीडी डीवीडी, वो सीडी मीडिया का ऐप स्ट्रीम वगैरह के साथ हम लोग यहाँ दे रहे हैं कि भाई ये इंस्टॉलेशन मीडिया कहाँ से उठा रहा है हमारा। ठीक है, वही सीडी डीवीडी के लिए। चौथा वाला मैंने आपको दिखा दिया कि सॉफ्टवेयर किस बेसिस पे करना है। यहाँ जो राइट साइड पे आ रहा है ये तुम्हारे एक्स्ट्रा पैकेजेस हैं। तुम्हें मान लो FTP का पैकेज साथ में इंस्टॉलेशन चाहिए तो तुम यहाँ से तुम इंस्टॉल कर सकते हो। अगर तुम्हें .NET इंस्टॉल चाहिए मशीन के अंदर डायरेक्टली, तो यहाँ पे चेक मार्क कर दोगे तो जब इंस्टॉल होगा ना तो मशीन में ऑटोमेटिकली .NET इंस्टॉल मिलेगा तुम्हें। ठीक है, यहाँ से तुम एक्स्ट्रा पैकेज डाउनलोड कर सकते हो। नेटवर्क सर्वर चाहिए या कुछ भी चाहिए, जैसे तुम्हारे को FTP सर्वर चाहिए साथ साथ इंस्टॉलेशन में, तो तुम वो कर सकते हो। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पैकेजेस है। अभी हम एक्स्ट्रा पैकेजेस नहीं लेके चल रहे हैं, अब हम इसको डन करते हैं। ठीक है, सर्वर विद GUI आ गया, लोकल मीडिया से ISO यूज़ हो रही है। अब डिस्क असाइन करना, जो हमने वहाँ पे 20 GB असाइन करी थी डिस्क, उसको हम लोग यहाँ पे दो मेथड के थ्रू असाइन कर सकते हैं। पहला हम इसको डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे और डन कर देंगे तो ये एक LVM पार्टीशन बनाता है। LVM क्या होता है तो कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। LVM क्या है, लॉजिकल वॉल्यूम पार्टीशन करता है कि इसके अंदर हम पार्टीशनिंग करते हैं कि हमारा पर्टिकुलर स्पेस किसको कितना जाना है, किसको कितना नहीं जाना है। अब अगर इसको तुम्हें मैनुअली सेटअप करना है तो इसके लिए एक मिनट, ऐड ए डिस्क पे क्लिक करोगे नीचे वाले ऑप्शन पे। एक मिनट, यही ऑप्शन है ना? नहीं, ये ऑप्शन नहीं है, हाईलाइट नहीं हो रहा, नीचे वाला है ये स्टोरेज पे। एक मिनट, ये कस्टम पे ऑटोमेटिक पे करोगे तो ऑटोमेटिकली LVM पार्टीशन बना देगा ये। जितने जितने SDA के साथ तुम्हारा डिस्क पार्टीशनिंग करेगा। ये एक बार मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नोटपैड पे समझा देता हूँ। हैंग कर रहा है सिस्टम तेरा। अरे वो स्लो हो रहा है ना, वर्चुअलाइजेशन स्टार्ट हो गई ना। हाँ, अभी देखो जो हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं ना उसके अंदर दो कॉन्सेप्ट पहले याद रखना कि पहले एक हम GUI बेस्ड इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। GUI बेस्ड के अंदर एक कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा कि क्या होता है, कि इसके अंदर ना RPMs इंस्टॉल होते हैं। सारा RHEL RPM बेस्ड जितने भी लाइनेक्स के इन्वायरमेंट है वो सब RPM बेस्ड ही इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, RPM में अगर GUI बेस्ड है तो वो 1300 प्लस के तुम्हारे RPMs इंस्टॉल करेगा तुम्हारे मशीन के अंदर, 1300 प्लस। ठीक है, 1400 भी हो सकते हैं, 1500 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड्स अपॉन तुम्हारे RHEL कितना अपग्रेडेशन में चल रहा है। ब्रैकेट में लिख RPM। अरे ले RPM, ठीक है, RPM GUI बेस्ड इंस्टॉलेशन कर रहा है, 1300 प्लस RPM इंस्टॉल करेगा उसके अंदर। ठीक है, अब CLI बेस्ड इंस्टॉलेशन है। अगर CLI बेस्ड इंस्टॉलेशन के अंदर तुम्हारा कॉन्सेप्ट ये याद रखना कि 400 से 500 के प्लस में, मतलब तुम्हारा 400 इसमें मतलब 400 से 500 के बीच में है तुम्हारा RPM इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन ये भी बढ़ जाएगा, ये कोई स्पेसिफाई नहीं होता, एक तो याद रखना।
ये कोई स्पेसिफाई नहीं होता। अगर जैसे मैंने तुम्हें वहाँ बताया था कि FTP अगर तुम चेक मार्क करते हो, तो FTP अगर तुम इंस्टॉल करते हो तो इस पे इसके रिस्पेक्टिव जितने भी RPM होंगे, मान लो 5 RPM इसके इंस्टॉल होने हैं मशीन के अंदर FTP सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए। तो अगर तुम GUI बेस्ड इंस्टॉलेशन कर रहे हो तो अब तुम्हारा जो GUI बेस्ड होगा वो हो जाएगा 1305 हो जाएगा प्लस में, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारे RPMs इंक्रीज होते जाते हैं एज पर पैकेज इंस्टॉलेशन। तुम मशीन के अंदर अगर अपाचे इंस्टॉल करोगे तो उसके रिस्पेक्टिव जितने भी RPM होंगे वो उसके हिसाब से इंक्रीज हो जाएंगे। ये मैं इंस्टॉलेशन के बाद तुम्हें दिखाऊंगा कि एक मशीन के अंदर कितने RPMs इंस्टॉल हो चुके हैं, ठीक है। ये भी CLI बेस में भी ज़रूरी नहीं है कि 450 ही रहेंगे। वो जो बेस रिक्वायरमेंट है वो 450 से 500 के बीच में जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती है कि इतने पैकेज इंस्टॉल होंगे। लेकिन तुम जितने ज़्यादा एक्स्ट्रा पैकेजेस एक्सपेक्ट करते हो उतने RPM इसमें इंक्रीज हो जाएंगे, ये चीज़ याद रखना। और LVM पार्टीशनिंग में क्या हो रहा है कि हमारे पास एक ऑटो पार्टीशनिंग का ऑप्शन आ रहा है। ऑटो पार्टीशनिंग में क्या करेगा कि इसके अंदर एक ऑप्शन होता है स्लैश के बाद एक ऑप्शन होता है होम, ठीक है। होम के बाद एक ऑप्शन होता है वेयर के बाद एक ऑप्शन होता है तुम्हारे पास OPT। ये कुछ फाइल सिस्टम टाइप्स हैं। फाइल सिस्टम टाइप की कुछ मैंडेटरी फाइल सिस्टम टाइप है जिसके अंदर तुम्हारे पार्टीशनिंग को अलग से स्टोरेज देगा बंदा, कि भाई इसको एक अलग से स्टोरेज असाइन की जा रही है कि भाई स्लैश को मेरा 10 GB दे दो, होम को स्लैश होम को मेरे 5 GB से ज़्यादा नहीं चाहिए, या 20 GB ही चाहिए तो मेरे को 20 GB दे दो। तो उसके हिसाब से मैं पार्टीशनिंग करूँगा। ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं इसे ऑटोमेटिक में करूँ या फिर मैनुअली करूँ। तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है। अब मैं जैसे कस्टम में करके दिखाता हूँ। पहले एक बार ये सिलेक्शन किया कस्टम में, एक मिनट, सिलेक्शन कस्टम एंड डन। जैसे ही मैं इसको डन करूँगा अब ये मेरे पास ऑप्शन ट्रिगर करेगा LVM पार्टीशन को लेकर के। अब मेरे पास ऑप्शन 2 हैं इसके अंदर, LVM के अंदर और स्टैंडर्ड पार्टीशन के अंदर। थिन प्रोविजनिंग का भाई बाद में देखते हैं इसका। LVM पार्टीशन अगर मैं सिलेक्शन करता हूँ तो अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। नीचे जो ऐड का ऑप्शन आ रहा है, मैं जैसे ऐड करूँगा तो यहाँ पे माउंट पॉइंट का ऑप्शन आने लग गया मेरे पास। अब माउंट पॉइंट में देखो क्या क्या आ रहा है, स्लैश बूट आ रहा है, स्लैश आ रहा है, होम आ रहा है, वेयर आ रहा है और बूट बायोस बूट करके आ रहा है। अब मैं इसको डिफाइन करूँगा। जैसे मेरे पास स्लैश है, मैं स्लैश को कितनी कैपेसिटी देना चाहता हूँ। मैं स्लैश को कहता हूँ कि भाई इसको 10 GB दे दे, कि भाई 10 GB के अंदर मेरा माउंट पॉइंट सिलेक्शन होना चाहिए। तो ऐड माउंट करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास राइट साइड में माउंटिंग आ जाएगी इसकी, ठीक है। ये अब मेरे पास यहाँ पे देख रहा है कि यहाँ पे 10 GB असाइन हो चुका है रूट को, ठीक है। लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट, ठीक है। अब यहाँ से मैं प्रोसेस कर रहा हूँ एक और, मैं कहता हूँ नहीं यार मुझे एक और पार्टीशन है, उसको ना मेरे पास ज़्यादा स्पेस घेरता है होम। मैं होम को भी ना कहता हूँ कि भाई मेरे को 5 GB होम में होना चाहिए एक्स्ट्रा, तो मैं ऐड करता हूँ माउंट पॉइंट होम का भी, ठीक है। अब इसके अंदर बात ये आती है कि अब मैंने सिर्फ होम और स्लैश दिया है, लेकिन बाकी अदर माउंट पॉइंट्स भी आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ये सिलेक्शन नहीं देता हूँ तो ये कहाँ से स्पेस लेगा। अगर मैं इन्हें स्पेसिंग नहीं देता हूँ तो ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस लेगा रूट से, यहाँ से, ठीक है। 10 GB से ही वो लोग वो सारे पार्टीशनिंग स्पेसिंग लेना चालू कर देंगे, ठीक है। अभी मैं इसको ऑटो में करके आगे प्रोसेस करता हूँ। एक मिनट, ये आ गया ना, डन टू ट्राई टू अब जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ ऑटो पे सिलेक्शन कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिक पार्टीशनिंग करेगा, जो मैं अभी इंस्टॉलेशन के बाद दिखाऊंगा कि भाई ये क्या क्या प्रोसेस बनाया है इसने खुद से। अब ये सिलेक्शन ले रहा है, अभी वेट करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसने ऑटोमेटिक पार्टीशनिंग सिलेक्टेड करी है। नेटवर्क का ऑप्शन एक और है कि जो नेटवर्क बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ ही मिलता है, इसे ऑन कर लेना ताकि इंटरनेट से कम्युनिकेशन मिल जाए। अब मेरी इसको IP मिल गई है, DNS राउटिंग वगैरह जो भी मैंने कल बताया था कि राउटिंग चाहिए होती है, ये IP एड्रेस क्या है, DNS क्या है, डिफ़ॉल्ट, ये सब मैंने कल थोड़ा समझाया था तुम्हें, मतलब परसों जो भी लास्ट वीडियो में समझाया था, ठीक है। डोमेन नेम देना है, जैसे होस्ट नेम जो बताया था कि भाई होस्ट नेम कैसे होना चाहिए, जैसे
वर्चुअल बॉक्स में हम लोग कर रहे थे तो मैंने बोला था ना कि होस्ट नेम डिफाइन करना है, तो वो होस्ट नेम इस तरीके से डिफाइन होता है। और इसके अंदर होस्ट नेम में कॉन्सेप्ट है कि भाई पहला तुम्हारा नाम होगा और डॉट के बाद तुम्हारा डोमेन का नाम होगा। डोमेन नेम क्या होता है बाद में देखते हैं, लेकिन अभी ये पूरा होस्ट नेम इस तरीके से ही डिफाइन होता है RHEL बेस्ड मशीन के अंदर, चाहे तुम्हारा यूबंतु हो चाहे तुम्हारा RHEL बेस्ड हो। पहला होस्ट होगा, दूसरा उसके डॉट के बाद तुम्हारा डोमेन का नाम होगा। अब नाम में ये ज़रूरी नहीं है लोकल होस्ट रखना, तुम यहाँ पे से चेंज भी करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्वर करता हूँ, सर्वर टेस्ट कर, ठीक, ये हो गया अप्लाई और डन। अब नेटवर्क सेटिंग इसके साथ मेरा ले लिया इसने। सिक्योरिटी पॉलिसी वगैरह कुछ है तो सिक्योरिटी में इसमें असाइन कर सकता हूँ कि भाई कुछ प्रोफाइल्स वगैरह तो नहीं है, वैसे कोई दिक्कत इसमें तो कुछ नहीं है। ठीक ठीक है। अब कोई रूट यूज़र जैसे लॉगिन करना है, रूट यूज़र जैसे लॉगिन लेता है तो उसका पासवर्ड क्या होना चाहिए। जब फर्स्ट टाइम लॉगिन आया तो उसका रूट का पासवर्ड क्या होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे रेड कर देते हैं, ठीक है, इसको डन करता हूँ। तो जब मैं रूट का पासवर्ड लॉगिन लूँगा तो इसको ये मेरे को इसी से लॉगिन लेना है रूट को। इसके अलावा एक और क्रेडेंशियल आ जाता है, यूज़र क्रेडेंशियल। मैं अगर रूट से नहीं लेना चाहता, मैं कोई अदर यूज़र बनाना चाहता हूँ, उसको एक एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज देने के साथ साथ तो मैं यहाँ पे सिलेक्शन दूंगा। जैसे कि मान लो अभी के एक नाम से यूज़र बना देता हूँ और उसको एडमिन राइट्स देना चाहता हूँ, एडमिन के राइट्स के साथ उसको एक्सेस करना चाहता हूँ, तो इसे चेक करूँगा। और अगर मैं एडमिन राइट्स नहीं देना चाहता हूँ यूज़र को तो इसका चेक मार्क हटा दूँगा। ठीक है, इस तरीके से मैं यूज़र क्रेडेंशियल करके ओके करता हूँ, डन। अब जब सब कुछ प्रोसेस तुमने देख लिया, चेक कर लिया, ओके हो गया है, तो उसके बाद बिगिन इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखने वाली बात आएगी, देख अब यहाँ पे जो पैकेज RPMs के बारे में बता रहा था ना, वो यहाँ पे ये शो करेगा कितने नंबर ऑफ पैकेज ये अब इंस्टॉल कर रहा है। अभी 1 मिनट रुको, यहाँ पे भी सारे RPMs अभी जैसी डालूंगा ना, यहाँ पे 1300 1500 जो भी RPM है वो काउंट यहाँ पे दिखाएगा। यही तो, अगर तू खेलता है तो भाई कोई सा भी मिशन पूछ ले, मेरे से सारे पार कर रखे हैं। क्या कह रहा है? IGI तो के सारे मिशन पार कर रखे हैं भाई, एंड कर रखा है भाई दोनों का। अरे मैंने भी कर रखा है, मैंने प्रिंस ऑफ पेरिस का भी एंड कर रखा है भाई, वो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मैंने बस इसलिए डाला था कि भाई कुछ टाइम काटने के लिए गेम इंस्टॉल कर लिया। खेलना के लिए गेम नहीं खेलता हूँ, प्रिंस ऑफ पर्सिया। अरे प्रिंस ऑफ पेरिस और दिन भी खेली, ये भी खेली, सब खेली है, सब का एंड मार रखा है। कितना टाइम दिखा रहा है ये? नहीं, इसको तो चल जाएगा ये तो। खैर ये बस ये प्रोसेस है। इसके बाद यहाँ पे रीस्टार्ट का, जब ये पैकेज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ रीस्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा। रीस्टार्ट होकर के जब ये आप आएगा तो वही क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन लेगा जैसे नॉर्मल लॉगिन होता है। और हाँ, एक चीज़ और बतानी थी। जैसे कि तुम लोग अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, GUI इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, ठीक है। GUI इंस्टॉलेशन में हमारे पास प्रोसेस मिल गए 1300 पैकेजेस। 1300 पैकेजेस हमारे इंस्टॉल हो गए RPM के साथ, ठीक है।
लेकिन अगर हम किसी वजह से CLI इंस्टॉल करते हैं इन्वायरमेंट में, CLI इंस्टॉल कर देते हैं, CLI के अंदर 450 पैकेज मैंने बोले इंस्टॉल्ड है, लेकिन GUI के अंदर क्या है 1300 पैकेजेस इंस्टॉल्ड है। अगर इन केस फ्यूचर में इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड आती है कि भाई ये CLI बेस्ड की जगह GUI बेस्ड इंस्टॉलेशन चाहिए मुझे, कि भाई इसको अब GUI बेस्ड का इन्वायरमेंट करना है, तो उसके लिए तुम्हारी ISO काम आएगी। जो तुमने जो CD अटैच करी है वो ISO काम आएगी। वो उस ISO के अंदर सारे पैकेजेस डिपेंडेंसीज सब पड़ी होंगी, वो तुम्हें CLI से GUI बेस में लेके जाएगा। ग्रुप का एक ऑप्शन होता है उसके अंदर, डेवलपमेंट ग्रुप करके, GUI ग्रुप करके, ग्रुपिंग कहते हैं उसे वैसे, ठीक है। उस ग्रुप के अंदर बंच ऑफ पैकेज जितने भी रिक्वायरमेंट होते हैं ना, वो बाद में देखेंगे जब इंस्टॉलेशन का एक प्रोसेस खत्म हो जाएगा ना, एक वीडियो के फ्लो में लास्ट में देख लेंगे, आज नहीं तो कभी नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। उस ग्रुप के साथ हम लोग वापस CLI से किसी इन्वायरमेंट को GUI में कन्वर्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने किसी इंफ्रा एंड में CLI बेस इंस्टॉलेशन कर रखा है तो उसे GUI बेस में इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते, कर सकते हैं। और अगर हमारा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर GUI में चल रहा है तो उसे GUI की बजाय हम लोग CLI में भी वापस से कर सकते हैं, GUI कर सकते हैं। मतलब GUI से CLI भी जा सकता है और CLI से GUI भी जा सकता है। और ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा लोड, जो हमारा मशीन का लोड होता है, जैसे रैम अभी मेरी देख रहे हो कि हाई कैपेसिटी में जा रही है और वो स्लो हो रहा है। अब उस केस के अंदर मैं CLI बेस्ड इंस्टॉलेशन करूँगा ताकि मेरी जो रैम है और जो कैपेसिटी है मशीन की वो इंक्रीज़ हो जाए और मैं उसको ईजी यूज़ कर सकूँ। इस वजह से GUI से CLI बेस ज़्यादा प्रिफरेबल रखता है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, ताकि ज़्यादा लोड ISO का ना लगे। CLI बेस में काम उतना ही होगा जो GUI में होता है। जैसा काम GUI में होता है वैसे ही CLI में होता है, बस फ़र्क यह है कि ग्राफिकली मिल जाता है। CLI में हमें कमांडें याद रखनी होती है कि कमांडें क्या क्या चलानी है। हर चीज़ की कमांड बना रखी है GUI के साथ साथ, हर एक केस में। चाहे तुम किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मतलब GUI में कुछ भी चीज़ चला रहे हो तो उसकी एक कमांड है, कमांड बेसिस पे उसका कमांड प्रोसेस चलता है, ये याद रखना। इसके बीच में किसी को कोई क्वेश्चन और पूछना तो बता दो भाई। हेलो, मैं तो कह रहा हूँ पता है क्या करना चाहिए, मतलब सजेशन हुआ एक। बोलो, क्लोज कर दूं? जैसे क्या? मतलब सेशन क्लोज करने के लिए कह रहा है क्या? नहीं नहीं, क्लोज करने के लिए नहीं। हाँ, जैसे मतलब देखो ना, एक छोटी सी 3 4 5 पेजों की PDF या प्रेजेंटेशन बनानी चाहिए कि हाँ, पढ़ाते टाइम। हम्म, जैसे ये तो हो गया प्रैक्टिकली, और वो डायग्राम के लिए या वैसे समझाने के लिए कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता हम्म, है। जैसे हाँ, जैसे जब फर्स्ट क्लास हो रही थी तो तुम्हें ड्राइंग से नहीं बताया था हाँ, इस वो टाइप वाइट का। बोर्ड में बना सकता हूँ, लेकिन अभी इसमें वाइट बोर्ड का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं अभी, सही बताऊँ तो। हाँ अभी तो है नहीं, अभी तो है नहीं। वो वाइट बोर्ड तब यूज़ करूँगा जब मुझे मतलब तुम्हें लगेगा कि भाई वो चीज़ समझानी है उस लेवल पे जा कर के, तो बस। ओह, इसका पासवर्ड ही लगता है फॉरगॉट हो गया है। क्लास क्लास और भी बची है क्या?
मैं ये दिखा देता, बैच ही तो कुछ नहीं है अभी। मैं अगर ग्राफिकली इंस्टॉलेशन तो बता दिया है इसको, कभी और बताता हूँ फिर तुम्हें। और क्या बोलूँ मैं इसमें, इंस्टॉलेशन प्रोसेस तो तुम्हें बता ही दिया है। हम्म, ठीक है चल। बाकी की मैं फिर रिकॉर्डिंग तो तू कर ही रहा है, जब तक कर रहा है। अभी 50 मिनट की तो मैं देख चुका हूँ, 50 मिनट चल रहा है, ठीक है। बाकी की मैं फॉरवर्ड करके देखूँ तेरा, ठीक है। हम्म, थैंक यू फॉर दिस क्लास। गुड नाइट भाइयों, गुड नाइट। गुड नाइट। ये कौन सा कोड डाल रहा है? अरे वो सिक्योरिटी एम एफ कोड है। तो सब बैंड अप मार रहे हो, निकल रहे हो, जा रहे हो रहा है। नहीं, मैं तो हूँ। अच्छा तू है अजय बाल्डिया भाई। हेलो।